आप देख रहे हैं नया सवेरा, जहां हर सुबह होती है खबरों की नई शुरुआत नए नजरिए के साथ। मैं हूं शैला रिकार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी भावना नैयर। शैला, बहुत बहुत सुप्रभात और नया सवेरा के सभी दर्शकों को भी सुप्रभात। आज की शुरुआत देश की बड़ी खबरों के साथ होने वाली है, जहां डिजिटल जनगणना का आगाज होने वाला है, जहां घर घर जाकर 33 अहम सवाल पूछे जाएंगे। क्या है ये अहम सवाल, और साथ ही साथ नया आयकर कानून जो आज से लागू हो रहा है वो भी आपको बताएंगे। बिल्कुल, और इन बदलावों से टैक्स और बैंकिंग नियमों में जो बड़े बदलाव आए हैं उनसे क्या कुछ असर पड़ने वाला है, और राजनीति की भी बात करेंगे। राजनीति में हलचल जो जहां पर चुनाव हो रहे हैं तेज हो गई है। असम विधानसभा चुनाव 2027 में आज नरेंद्र मोदी की रैली पर सभी की नजर बनी रहेगी। साथ ही साथ भारत की बात होने वाली है, नए भारत की बात होने वाली है, प्रेस रिपोर्ट्स की, आत्मनिर्भर होते भारत की, आर्थिक विकास की झलक दिखने वाली है, और खेल जगत में क्या कुछ रहने वाला है हिट। साथ ही आपकी सेहत कैसे रह सकती है फिट। टेक टॉक की बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करेंगे। चलिए नया सवेरा की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों के साथ। 2027 के लिए देश में आज से सबसे बड़ी डिजिटल जनगणना शुरू। घर घर में पूछे जाएंगे परिवार, वाहन, रसोई और अन्य सुविधाओं से जुड़े 33 सवाल। आज से देश में नया इनकम टैक्स कानून लागू। बैंकिंग व्यवस्था समेत पैन, फास्टैग और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर टैक्स के नियम भी बदले। असम चुनाव में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिखेगा दम, तो वहीं कांग्रेस का लोकल लेवल पर फोकस। बड़े चेहरे अभी भी मैदान से दूर। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में 2 से 3 हफ्ते में ईरान संघर्ष खत्म करने का ट्रंप ने किया दावा, जबकि ईरान के विदेश मंत्री ने कहा बातचीत मंजूर नहीं। लगातार तीसरे फीफा वर्ल्ड कप से बाहर हुई इटली। प्लेऑफ में बोस्निया हर्जेगोविना ने दी शिकस्त। 24 साल में पहली बार तुर्की खेलेगा वर्ल्ड कप। और खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। देश में आज से जनगणना की प्रक्रिया का पहला चरण शुरू हो रहा है। ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रशासनिक और सांख्यिकीय कवायद मानी जाती है। और इस बार जो जनगणना को पूरी तरह से डिजिटल तरीके से किया जा रहा है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। और पहली बार यहाँ पर लोगों को स्वगणना का भी विकल्प दिया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना 2 चरणों में आयोजित की जा रही है। पहली बार जनगणना पूरी तरह से डिजिटल तरीके से आयोजित की जा रही है। आप ग्राफिक्स के जरिए देख रहे हैं कि ये जरूरी बातें जो आज से जनगणना जिसकी शुरू हो रही है, जहां पहली बार स्वगणना यानी सेल्फ एन्यूमरेशन का विकल्प भी दिया गया है। नागरिक घर घर सर्वे से पहले ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि एन्यूमरेटर्स मोबाइल ऐप और स्मार्टफोन के जरिए डेटा एकत्रित करेंगे। बिल्कुल, और डेटा की सुरक्षा के लिए विशेष डिजिटल सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, ताकि आपका डेटा जो है वो सुरक्षित रहे। पूरे देश में ये जनगणना 2027 में 30 लाख से अधिक प्रगणक, पर्यवेक्षक और अन्य अधिकारी इसमें शामिल होंगे। डिजिटल सुरक्षा पर अधिक फोकस है इस बार, और जनगणना 2027 के लिए 11,718.24 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। तो आज से जनगणना, और कई जरूरी बातें हैं जो समझना जरूरी है। 33 सवाल हैं, महत्वपूर्ण सवाल जो घर घर जाकर पूछे जाएंगे। 2 चरणों में ये पूरी गणना होगी, और महत्वपूर्ण बात है कि इस बार जाति गणना भी इसमें शामिल है, साथ साथ स्वगणना भी इसमें शामिल है। तो सेल्फ एन्यूमरेशन का विकल्प यहां दिया गया है। पहले चरण की शुरुआत आज से शुरू हो रही है, 1 अप्रैल का दिन, जहां डिजिटल जनगणना के जरिए आपकी जो डिटेल्स है 33 सवालों के जरिए एकत्रित की जाएंगी। और आगे बढ़ते हुए बताते हैं आपको कि रजिस्ट्रार जनरल जनगणना आयुक्त यानी कि मृत्युंजय कुमार नारायण ने जनगणना पर विस्तार से जानकारी दी है। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। जनगणना भारत में 2 चरणों में संपन्न होती है। पहला चरण हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस, मकान सूचीकरण और मकानों की गणना। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें
हाउस होल्ड की जानकारी ली जाती है। दूसरा चरण जिसे पॉपुलेशन इनुमरेशन जनसंख्या गणना कहते हैं, उसमें विभिन्न जनसांख्यिकीय, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, आप्रवासन माइग्रेशन और प्रजनन संबंधी जानकारी एक एक व्यक्ति का, नवजात से लेकर के किसी व्यक्ति का, किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, हर के बारे में निर्धारित प्रश्नों पे सूचना प्राप्त की जाती है। तो आखिर सरकार को जनगणना की जरूरत क्यों पड़ती है, ये भी आपको समझा देते हैं। सरकारी योजनाओं को लागू करने का आधार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार नीति तय करने में मदद करते हैं और साथ साथ संसाधनों का सही वितरण हो, विकास की दिशा तय करने में भी जनगणना बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा, स्वास्थ्य और तमाम जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आम लोगों तक सही तरह से उनका वितरण हो सके, जो संसाधन है उनका सही तरह से वितरण हो सके, उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है कि जनगणना की जाए और उसी हिसाब से तय होता है कि किस वर्ग तक क्या चीज़, क्या सुविधाएं जो है वो मुहैया करानी है और इस हिसाब से सरकार अपनी नीतियां बनाती है। तो इस लिहाज से जनगणना बेहद ही महत्वपूर्ण, सरकार किस तरीके से जनगणना के आधार पर संसाधनों का सही वितरण करे, इसके लिए जनगणना कराना जरूरी हो जाता है। और जिन 33 सवालों की हम बात कर रहे हैं, जो इस बार इस 33 सवाल पूछे जाएंगे, आखिरकार वो 33 सवाल है कौन जो आपसे और हमसे पूछे जाएंगे। आइए एक एक करके वो सवाल आपको बताते हैं। जो पहला सवाल है, ये पूछा जाएगा कि आपकी भवन संख्या क्या है, आपका भवन कहाँ स्थित है, स्थानीय या फिर जनगणना उस भवन का यानी कि आपके घर की संख्या पूछी जाएगी। बिल्कुल, जनगणना में आपके मकान की संख्या पूछी जाएगी, मकान किस तरह का बना हुआ है, फर्श में मुख्य सामग्री का क्या इस्तेमाल हुआ, कौन सा पत्थर लगाया गया, किस तरह की ईंटें हैं, छत किस तरह की है, कच्ची छत है या फिर पक्की छत है, लिंटर पड़ा हुआ है या जो है वो किस प्रकार से बनाई गई है, क्या कुछ सामग्री उसमें उपयोग की गई है, मकान की स्थिति क्या है, जर्जर हालत में है या नया बना हुआ है या कितने साल पुराना बना हुआ है। तमाम ये छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाएंगी ताकि उससे आपकी आर्थिक स्थिति का भी पता लगाया जा सके, किस प्रकार से आप मकान का उपयोग करते हैं, कितने लोग हैं जो कि मकान में रहते हैं, मकान में रहने वाले लोगों का मुखिया कौन है, मुखिया की आर्थिक स्थिति क्या है। ये तमाम छोटी छोटी बातें हैं जो कि लोगों से पूछी जाएंगी और उसी आधार पर इसी आधार पर नीतियां तैयार की जाएंगी। तो परिवार से जुड़े सवाल भी पूछे जाएंगे, यानी परिवार में कौन कौन लोग रहते हैं, यानी घर में रहने वाले कुल व्यक्ति, यानी कितने लोग एक घर में रहते हैं, परिवार का मुखिया कौन है, यानी कि कौन उसको चला रहा है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है और या तो वो मेल है या फीमेल है, मुखिया का लिंग क्या है, उसके जेंडर के बारे में भी यहाँ आपको जानकारी देनी होगी। साथ ही साथ अगर SC ST की बात की जाए या अन्य वर्ग से संबंधित बात की जाए, आप किस कैटेगरी में आते हैं, जनरल कैटेगरी में, शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में, शेड्यूल ट्राइब की कैटेगरी में या अन्य वर्ग से आपका संबंध है, मकान का स्वामित्व क्या है, इसके बारे में भी आपको अपनी जानकारी देनी पड़ेगी। यानी कि मकान में कितने फ्लोर्स हैं ये तो आपको बताने पड़ेंगे, लेकिन मकान में कितने कमरे हैं वो भी, उसका विवरण भी आपको इन अहम सवालों के जरिए देना होगा। साथ ही विवाहित दंपतियों की संख्या क्या है, यानी कि जिस घर में आप रह रहे हैं उसमें कितने लोग मैरिड हैं, कितने दंपत्ति रह रहे हैं, कितने कपल रह रहे हैं उस मकान के अंदर। और साथ ही साथ सुविधाओं पर भी सवाल जो है उससे जुड़े सवाल भी है, यानी कि सुविधाओं की बात करें, जो मकान में आपकी सुविधा है उसके बारे में भी आपको अपनी जानकारी देनी पड़ेगी, जैसे कि पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है, यानी कहां से आपका जो पानी है वो आ रहा है और पेयजल की उपलब्धता कितनी है, यानी कि कब वो पानी आता है, प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है, यानी कि वेंटिलेशन किस तरीके से आ रही है, कितनी खिड़कियां है वो भी आपको बताना पड़ेगा, सूर्य की साइड क्या है, मकान की साइड क्या है, शौचालय की उपलब्धता, यानी शौचालय कितने हैं आपके घर में और उसकी उपलब्धता है या नहीं, इसके बारे में भी आपको ये जानकारी देनी पड़ेगी। शौचालय का प्रकार क्या है, यानी कि वेस्टर्न है या इंडियन है, इसके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। गंदे पानी की निकासी कैसे होती है, यानी कि ड्रेनेज पाइप कहाँ कहाँ कितनी है, उसके बारे में भी आपको यहाँ जानकारी देनी पड़ेगी। स्नान की सुविधा क्या है, यानी कि जहाँ स्नान की सुविधा जो है, यानी कि बाथरूम है या नहीं है, ये भी आपको बताना पड़ेगा। रसोई किस तरीके की है, क्या ओपन रसोई है, रसोई में दरवाज़ा है या नहीं है, रसोई में कितनी सुविधाएं हैं, रसोई घर की उपलब्धता भी है या नहीं है आपके घर में, ये भी आपको बताना पड़ेगा। साथ साथ खाना पकाने का आप मुख्य ईंधन क्या कुछ इस्तेमाल करते हैं,
क्या पीएनजी का इस्तेमाल करते हैं, एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं या फिर लकड़ी का चूल्हा है, किस तरह का आपका रसोई घर है, किस तरह के आप सामग्री का खाना पकाने में ईंधन का इस्तेमाल करते हैं। रेडियो, ट्रांजिस्टर, डिजिटल कनेक्टिविटी जो है उस पर भी सवाल होगा कि आपके घर में क्या है, रेडियो है, ट्रांजिस्टर है या फिर टेलीविज़न है और लैपटॉप है। तमाम छोटी छोटी चीज़ें, मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्टफोन, ऐसी चीज़ें हैं जिनकी उपलब्धता के बारे में सवाल पूछा जाएगा। इंटरनेट की सुविधा है या नहीं है, इसी आधार पर यह अंदाज़ा लगाया जाएगा कि कौन सा वर्ग जो है अभी भी पिछड़ा हुआ है या कौन सा वर्ग जो है वो डिजिटल रूप से संपन्न है। साथ साथ वाहन से जुड़े सवाल भी पूछे जाएंगे। साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड, क्या कुछ है आपके घर में, आपके पास कार, जीप, वैन, तमाम गाड़ियों के बारे में भी सवाल पूछा जाएगा। परिवार का मुख्य अनाज क्या है, अन्य जो सवाल पूछे जाएंगे, किस तरह का भोजन करते हैं, क्या कुछ अनाज, मोटे अनाज खाते हैं, गेहूं खाते हैं, किस तरह का अनाज खाते हैं। साथ साथ अन्य और भी सवाल हैं, मोबाइल नंबर, परिवार का मुख्य अनाज, खाना। इस तमाम सवालों को लेकर जो सवाल है वो करे जाएंगे आम लोगों से। सुधाकर दास हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधाकर, बेहद महत्वपूर्ण है इस बार की जनगणना क्योंकि कई जो है नई चीजें, नए मुख्य बिंदु इसमें जोड़े गए हैं। स्वगणना का भी विकल्प दिया गया है, तो जाति गणना भी होगी। कई तरह से देखा जाए तो बेहद महत्वपूर्ण है इस बार की जनगणना। बिल्कुल, देखिए, और एक तरह से ये एक महाअभियान आप इसको कह सकते हैं, जो अगले 11 महीने चलने वाला है। पहला चरण जो आज से शुरू हो रहा है, सितंबर तक उसको खत्म करना है। अलग अलग राज्यों में राज्यों की सुविधाओं के हिसाब से इसके लिए अलग अलग तरीके से तारीख तय की गई। अगर आज 1 अप्रैल की बात करें तो जो एनडीएमसी एरिया है दिल्ली में, दिल्ली कैंटोनमेंट है, इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, गोवा, कर्नाटक, सिक्किम, उड़ीसा, यहाँ ये आज से जो सेल्फ एन्यूमरेशन का काम है, जो लोग खुद पोर्टल पर जाके अपने बारे में जानकारी दर्ज कर सकते हैं, उसकी शुरुआत हो रही है। लेकिन अलग अलग राज्यों में उसके 15 दिन के बाद जो प्रगणक है वो आकर उस जानकारी को या तो पुष्टि करेंगे या सवाल पूछेंगे, तो वो शुरू होगा। और अलग अलग राज्यों में अलग अलग तारीख है, लेकिन निश्चित तौर पर बहुत बड़ा अभियान है। आप समझिए कि देश के करीब 6,40,000 गांव, 17,000 करीब जो छोटे बड़े शहर हैं जिसमें महानगर भी शामिल है, वहां पर, और 31 लाख जो इन्यूमरेटर हैं वो घर घर जाकर जानकारी जुटाएंगे। और पहली बार, जैसा हम लगातार बता रहे हैं, कि पहली बार डिजिटल तरीके से ये पूरा महाअभियान संचालित किया जा रहा है, जिसमें डेटा की सुरक्षा के लिए एक बृहद उपाय किए गए हैं हर स्तर पर। तो उस लिहाज से कह सकते हैं बहुत अहम है ये पूरी जनगणना। और निश्चित तौर पर आपने बहुत विस्तार से सवालों का जिक्र किया। कई सवाल ऐसे हैं जो पिछली जनगणनाओं में पूछे गए थे, लेकिन इस बार क्योंकि अब इंटरनेट का युग है और तमाम चीजें, तमाम सुविधाएं लोगों के घरों में बढ़ी है। हम जानते हैं कि शौचालय को लेकर बीते 10-11 सालों में मोदी सरकार ने किस तरह से काम किया है, तो वो एक एक सूक्ष्म जानकारी जो देश के विकास के लिए उपयोग की जा सके, उसकी जानकारी लोगों को देनी है। लेकिन इसके साथ ही लोगों को ये भी पता होना चाहिए, ये जानकारी सिर्फ विकास के कामों में उपयोग की जाने वाली है। इस जानकारी को, ये एक प्राइवेट डाटा है, इसको कोई भी व्यक्ति किसी तरह से हासिल नहीं कर सकता है, चाहे आरटीआई का माध्यम हो या कोर्ट के माध्यम से भी इस जानकारी को हासिल नहीं किया जा सकता है। तो जो भी आम व्यक्ति अपनी जानकारियां देंगे वो पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा, प्राइवेट रहेगा। तो ये एक पूरी प्रक्रिया है। सितंबर तक जो सेल्फ इन्यूमरेशन हर राज्य में पहले 15 दिन सेल्फ इन्यूमरेशन का मौका दिया जाएगा। उसके बाद घर घर जाकर संगणक वो जानकारी इकट्ठा करेंगे, लेकिन एक रियल टाइम बेसिस पर इसको करने की कोशिश की जाएगी। और एक तरह से कहा जाए कि पहले के जो जनगणनाओं में काफी समय लगता था, लेकिन इस बार वो एआई टूल्स और उसकी वजह से जब जनगणना, जिसका रेफरेंस टाइम जो सेकेंड चरण है जिसको निर्धारित किया गया है, जो 28 फरवरी से 1 मार्च की मिड नाइट जो होगी 00 आवर्स, उस समय तक के तुरंत बाद जो जानकारियां सामने आ सके, उसके लिए कोशिश की जाएगी। ये डिजिटल टूल्स के माध्यम से संपन्न हो सकेगा।
बिल्कुल सुधाकर, आजादी के बाद यह 8वीं जनगणना बेहद महत्वपूर्ण और अलग तरीके से इसको करा जा रहा है। 2 चरणों में बांटा गया है। सरकार किस तरीके से तैयारी करी है, कितनी मैन पावर इसमें लगेगी, कितने अधिकारी इसमें लगेंगे, और सरकार 1 साल का समय, अगले 11 महीने तक का समय दे रही है, तो इन 2 चरणों को किस तरीके से डिवाइड किया गया है? देखिए, सरकार की पूरी तैयारी आपको पता है, क्योंकि हर 10 साल पे जनगणना होनी होती है, लेकिन बीते समय में 2021 के समय कोविड का पीरियड चल रहा था, तो इसके लिए इसको कुछ वक्त के लिए टाला गया था। तो सरकार की पहले से भी तैयारियां थी, लेकिन अब उसको और भी पुख्ता तरीके से किया गया है। जो इन्यूमरेटर्स हैं, जो सर्वेयर्स हैं, उनके ट्रेनिंग की बात हो, उनके लिए जो मैनुअल्स बनाने की बात हो, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करने की बात। एक खास बात ये भी है कि जो हाउस लिस्टिंग होगा, उसके साथ साथ हर घर की जियो टैगिंग भी हो सकेगी, ताकि एक तरह की किसी तरह की डुप्लीकेसी ना हो। डुप्लीकेसी सिर्फ गिनती में नहीं, बल्कि जब विकास के कार्यक्रम निर्धारित किए जाए तो उस समय भी वो जियो टैगिंग उपलब्ध हो, तो वो दूसरे जो एजेंसियों के भी काम आ सकती है। और जाहिर तौर पर मैंने बताया कि 31 लाख लोग इस ऑपरेशंस में अगले 11 महीने में ये लगने वाले हैं। जो सेकंड चरण होगा वो भी काफी महत्वपूर्ण होगा। उसके लिए अगले कुछ दिनों में सवाल नोटिफाई किए जाएंगे, और उसमें जो इस चरण के सवाल आपने बताया, लेकिन उसमें जो सवाल होंगे उसमें जातीय जनगणना को लेकर भी बिल्कुल सुधाकर, तो ये दोनों फेजेस जो है बड़े महत्वपूर्ण है। पहले फेज की शुरुआत आज से हो रही है और दूसरे फेज की शुरुआत भी जल्द हो जाएगी। ऐसे में जनगणना जो इस बार हो रही है बेहद ही महत्वपूर्ण और अलग तरीके से की जा रही है। सभी को इसका इंतजार था। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए सुधाकर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए नया सवेरा। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप, MDH का जलजीरा जीरा सिप, जीरा सिप जीरा सिप, प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाए जीरा सिप, MDH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MDH। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और आज 1 अप्रैल है और नया वित्तीय वर्ष शुरू हो जाता है, तो देश की टैक्स व्यवस्था में बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव लागू हो गया है। आज से पुराने आयकर कानून की जगह नया इनकम टैक्स अधिनियम अस्तित्व में आ गया है। तो नियमों में क्या कुछ बदलाव होंगे, ये आपको दिखाते हैं इस विशेष रिपोर्ट के जरिए। 1 अप्रैल से लागू होने वाली नई आयकर व्यवस्था को भारत के टैक्स सिस्टम में गेम चेंजर की तरह देखा जा रहा है। इस बदलाव का मकसद साफ है, कम जटिलता और ज्यादा पारदर्शिता। अब तक करदाताओं को ATC, ATD जैसी कई धाराओं के तहत निवेश और खर्च के सबूत जुटाने पड़ते थे, लेकिन अब ज्यादातर छूटों को सीमित कर दिया गया है, यानी कम कागजी कार्रवाई, आसान रिटर्न फाइलिंग और ज्यादा स्पष्ट नियम। सरकार का कहना है कि आसान फाइलिंग और कम कागजों से खास तौर पर मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी। Income Tax Appellate Tribunal earlier had monetary limit of 50 lakh. The present monetary limit is 60 lakh. High Court, earlier it was 1 crore and now High Court has 2 crores. So we've enhanced the limit. Supreme Court had earlier 2 crores and now it's 5 crores. नई टैक्स व्यवस्था डिजिटल और फेसलेस सिस्टम पर आधारित होगी। अब आयकर रिटर्न फाइलिंग से लेकर असेसमेंट और रिफंड तक सब कुछ ऑनलाइन होगा। इससे समय की बचत होगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार की संभावना भी कम होगी। नया इनकम टैक्स सिस्टम ईमानदार टैक्स पेयर्स को तेज रिफंड और ज्यादा भरोसा देगा। नए आयकर अधिनियम में धाराएं 819 से घटाकर 536 कर दी गई हैं। पहले 511 नियम और 399 फॉर्म थे, जबकि अब 333 नियम और 190 फॉर्म रह गए हैं। You're not just tax collectors. You are the face of the government's relationship with the taxpayer. Since you are the face of the government's relationship with the taxpayer, this new law gives you a clearer and leaner framework to make it simple, to make it simpler for people who want to understand it better. नए आयकर कानून की नींव अगस्त 2025 में रखी गई थी। फिर संसद की सेलेक्ट कमेटी की तरफ से मिले 196 सुझावों को इसमें शामिल किया गया। व्यापक विचार विमर्श के बाद तैयार किया गया ये सिस्टम ज्यादा पारदर्शी है और ये कानून देश की टैक्स संस्कृति को
नए सकारात्मक दौर की ओर ले जाएगा। अजय मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन और बैंकिंग के क्षेत्र में आज से कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं और अब डिजिटल ट्रांजैक्शन का तरीका जो है पूरी तरह से बदलने जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए नए नियम लागू करने का फैसला किया है, जो कि सीधे तौर पर हर यूपीआई कार्ड और ऑनलाइन पेमेंट यूजर को प्रभावित करेंगे। बताते हैं आपको डिजिटल पेमेंट के ये नए नियम। जब हम आपको ये डिजिटल पेमेंट के नए नियम बता रहे हैं तो बड़ी काम की बात आपके लिए ये है कि जहां अब तक आप अधिकतर पेमेंट सिर्फ ओटीपी के जरिए करते थे, यानी कि जब आपको डिजिटल पेमेंट करनी होती थी तो आपको एक ओटीपी आता था और फिर डिजिटल पेमेंट हो जाती थी। लेकिन आज 1 अप्रैल से ये नियम बदल गए हैं। अब 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। अब ये 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन क्या होता है, यानी कि ओटीपी के साथ साथ अब आपको पिन, बायोमेट्रिक या डिवाइस ऑथेंटिफिकेशन जैसी दूसरी परत की भी अपनी पहचान साबित करनी होगी। यानी ओटीपी के साथ अब एक और फैक्टर लगेगा, जिसके बाद ही अब आप डिजिटल पेमेंट कर पाएंगे। तो ये काम की बातें आप सुन लीजिए, बड़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि ये नए नियम की खास बात ये है कि ये सिर्फ बड़ी रकम पर ही नहीं बल्कि छोटे छोटे ट्रांजैक्शन पर भी लागू होगी। यानी अगर अब आप छोटी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, छोटे डिजिटल पेमेंट भी कर रहे हैं, तो भी आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन के जरिए ही गुजरना पड़ेगा। यानी अब 100 रुपए का पेमेंट हो या 1 लाख रुपए का, हर बार आपको अतिरिक्त सुरक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है। यानी सुरक्षा कवच को और मजबूत कर दिया गया है। और इसके अलावा ऑटो डेबिट या सब्सक्रिप्शन पेमेंट जैसे ओटीटी, ईएमआई या म्यूचुअल फंड, जिसमें आप एसआईपी में अपना डिपॉजिट करते हैं, निवेश करते हैं, समय समय पर दोबारा वेरिफिकेशन जरूरी होगी। यानी जो पासवर्ड आप डालते हैं उसको लेकर पासवर्ड चेंज करना हो, वेरीफाई करना हो, तो ये भी आपको समय समय पर करना होगा। यानी एक बार की अनुमति से हमेशा के लिए पैसे कटते रहने की सुविधा में भी बदलाव आने वाला है। तो इस पर फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो सीधे अपने सहयोगी संवाददाता से जुड़ेंगे और जान महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और इस समय हमारे संवाददाता अजय मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सीधा उनका रुख करेंगे। अजय, आज 1 अप्रैल का दिन है, नया वित्त वर्ष की शुरुआत हो चुकी है और जैसे ही 1 अप्रैल आती है हर साल नए नए बदलाव होते हैं। लेकिन इस बार के बदलाव की बात की जाए तो बड़े काम की बातें हैं जो लोगों को जाननी जरूरी है, जो हमने कुछ तो हमने बताई, लेकिन बड़े नियमों में पैन और आधार को लेकर भी बड़ी चीजें अलग हो रही है। फास्ट टैग को लेकर, सैलरी को लेकर भी कहा जा रहा है कि अगर आपकी बेसिक सैलरी बढ़ गई तो पीएफ जो है ज्यादा कटेगा, ग्रेच्युटी ज्यादा हो जाएगा। क्या कुछ और कुछ है, बहुत जल्दी आप बता दीजिए अजय। नए वित्तीय वर्ष में सभी दर्शकों का स्वागत है। और सबसे बड़ा जो रिफॉर्म है कि जो 1961 के बाद में 65 सालों के बाद में जो नया इनकम टैक्स लागू हो रहा है वो आज से प्रभावी हो जाएगा। यानी इस साल के लिए आपको टैक्स ईयर याद रखना है, यानी इस साल का जो टैक्स ईयर है उसमें आपको कितना टैक्स देना है उसकी चिंता करनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार आपको जो 12 लाख तक की जो इनकम को टैक्स फ्री किया गया है बजट में, उसको प्रभावी कर दिया जाएगा। तो 12 लाख तक की या 12,75,000, इनको भी 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है सरकारी लोगों को, उनको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल वो मुक्त हैं। जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, जैसा आपने कहा कि जो सैलरीड क्लास है उसके लिए बहुत सारे एग्जम्पशंस दिए गए हैं और नई टैक्स रिजीम में जो HRA है उसको बढ़ाया गया है, जो मील कूपन्स दिए जाते थे जो एम्प्लॉयज़ को उसको बढ़ाया गया है, जो बच्चों के लिए जो शिक्षा की व्यवस्था थी, हॉस्टल की फ़ीस थी, उसके अलाउंसेस को बढ़ा दिया गया है। तो काफ़ी नियमों में बदलाव किया गया है और नियमों को सरल किया गया है। बहुत ही समझना इस बात को ज़रूरी है कि जब इनकम टैक्स की बात करते हैं तो सरकार का ये प्रयास है कि 300 से ज़्यादा वर्कशॉप्स के जरिए इन नए कानूनों को हर ज़िले तक, हर तालुका तक, हर ब्लॉक स्तर तक लोगों को समझाया जाए कि जो करदाता है वो देश के विकास में एक पार्टनर है और इसी तरह से सरकार उसको लेती है। बहुत ही पॉजिटिव माहौल में इसकी शुरुआत की गई है। तो नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत नए टैक्स रूल्स के साथ में, लेकिन उसके साथ में आपने देखा कि आरबीआई ने कुछ चेंजेस किए हैं। पैन आधार को लेकर के आपको बहुत ही सजग रखना है। केवाईसी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बैंक में हो, चाहे अपने पैन के साथ लिंक्ड हो या फिर फास्टैग के साथ लिंक्ड हो, आपको केवाईसी करा के रखना बहुत ज़रूरी है। पता चला कि आप हाईवेज़ पे जा रहे हैं और आपके फास्टैग जो आपकी गाड़ी में लगा हुआ है उसका केवाईसी नहीं है तो आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह से पैन को अगर आप आधार के साथ लिंक नहीं करते हैं तो आप
पैन संबंधी जितनी भी सेवाएं हैं, चाहे वो ITR भरना हो या फिर अपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना, वो सारी चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो सकती हैं। तो स्ट्रीमलाइन करना, नियमों में लोगों को बांधना और लोगों को फ्रॉड से बचाना, इसलिए RBI ने भी बहुत सारी जो कोशिशें की हैं कि लोगों को सुविधाएं दी जाएं। तो चीज़ें थोड़ी सी फाइनेंशियल वर्ल्ड में आज से बदलने जा रही हैं। और साथ ही साथ अजय, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि नए आयकर कानून लागू होने के बाद शेयर बाजार पर भी किस तरह का असर पड़ने वाला है? वो बहुत ही बढ़िया सवाल है। आज से ही जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है, चाहे वो आपके वायदा बाजार में हो या फिर आपके कैश सेगमेंट में, वो बढ़ने जा रहे हैं। यानी आपको देखने को मिलेगा जो स्पेकुलेशन था बाजार में, वो उसमें थोड़ी सी कमी आएगी। इसी तरह से ब्रोकर्स को भी ये कहा गया है कि आप जितनी मार्जिन पहले रखते थे उससे ज़्यादा मार्जिन आपको रखना पड़ेगा। बैंक गारंटी के लिए आपको ज़्यादा मार्जिन रखना पड़ेगा सेबी के पास में। तो ये बहुत ही स्पष्ट है सरकार का रुख और जो नियामक है हमारे जो सेबी हैं, RBI है, कि स्पष्ट तौर पर जो स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग है उसको रोका जाए और एक रियल ट्रेडिंग को बढ़ावा देने की कोशिश की जाए। तो थोड़ा सा आज से महंगा हो जाएगा वायदा कारोबार में ट्रेड कर पाना, तो आप देखेंगे उसका असर शेयर मार्केट पर आपको आता हुआ दिखाई देगा। बहुत इंपॉर्टेंट इस बात को समझना कि सरकार ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो रियल इनकम है उसमें विश्वास करें और निवेश के धोखों से बचने के लिए जो बहुत ज़्यादा लॉस हुआ करता था वायदा कारोबार के तहत में, करीब 93% लोगों को लॉस था, तो आम आदमी को उससे ही बचाया था। मार्केट पर भी बहुत सारे असर आज होने वाले हैं, खासतौर पर ब्रोकर्स को अपनी कमर और ज़्यादा कसनी होगी। साथ रेलवे की बात करें या फिर और क्या कुछ है, कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिन पर बदलाव देखने को मिलेगा? तो रेलवे टिकट्स में आपने जैसे देखा कि कैबिनेट ने डिसीजन लिया कि रेलवे के जो रिफंड नियम्स हैं उसमें बदलाव किए गए हैं। आप फास्टैग जब आप करा रहे हैं, जिससे फास्टैग में आप एनुअल रिचार्ज कराते थे, 3000 रुपये का आपको 200 टोल जो है NHAI के वो पार करने की अनुमति मिलती थी। अब उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी की गई, 3000 की जगह 75 रुपये आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे। इसी तरह से छोटे मोटे जो चेंजेस हैं वो भी आपके जो डेली ट्रांजेक्शन्स हैं वो किए जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप थोड़ा सा विजिलेंट हो, थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा करें कि किस तरह से आप अपने जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं उसमें क्या कुछ नियम में बदलाव किए गए, और उसके बाद इस नए वर्ष की शुरुआत करें। और ये नया वर्ष आप सभी के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर के आए, आपके निवेश पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, आप अपने आप को साइबर फ्रॉड से बचा पाएं, ये सारी चीज़ें अवेयर होने की ज़रूरत है। और यही कोशिश है कि नए वित्त वर्ष में ये जो नए नियम है वो आम आदमी की राहत के लिए। बिल्कुल अजय, तो नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो चुकी है नए बदलावों के साथ, और ये नए बदलाव लोगों को जागरूक करने के लिए बड़े महत्वपूर्ण है। अजय, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे नया सवेरा में और देखते हैं चुनावी राज्यों से जुड़ी हुई खबरें। जनादेश में सबसे पहले बात असम की। असम में बीजेपी का संकल्प पत्र जारी होने के बाद अब स्टार प्रचारकों की फौज यहां उतरने जा रही है। इनमें पहला नाम नरेंद्र मोदी का है। शहला, बिल्कुल, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के कद्दावर नेता भी हैं और उनकी पहली रैली आज असम में होने जा रही है। गोगामुख और बिस्वनाथ में पीएम जनसभा करने वाले, और ये रैली सिर्फ एक चुनावी कार्यक्रम नहीं है बल्कि पूरे के पूरे कैंपेन का टोन भी कहीं ना कहीं सेट करने वाला मोमेंट कही जा रही है। इसका राजनीतिक भी महत्व है और रणनीतिक भी महत्व है, काफी बड़ा महत्व है, क्योंकि बीजेपी ने संकल्प पत्र में जो वादे किए हैं प्रधानमंत्री उनका जिक्र करेंगे जनता के सामने, और प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो एक तरह से कमिटमेंट के तौर पर देखा जाता है और विपक्ष के मुद्दे बैकफुट पर आ सकते हैं। तो आपको बता के दें कि असम में 9 अप्रैल को विधानसभा चुनाव है और चुनाव की तारीख बेहद पास है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम में जाके चुनावी हुंकार भरने वाले। तो एक तरफ आज असम में पीएम की रैली का से माहौल में राजनीतिक तपिश जो है वो गर्मा चुकी है, वहीं दूसरी बात अगर विपक्ष की करा जाए तो गौरव गोगोई भी धुआंधार रैली पर निकलने वाले हैं। बिल्कुल, कांग्रेस ने पूरी तरह से फिलहाल उन पर जिम्मेदारी डाल रखी है। गोगोई की रणनीति का फोकस जो है संगठन को मजबूत करने का है, जमीनी स्तर पर जनता से जुड़ने का है और भाजपा विरोधी वोटों को कहीं ना कहीं एकजुट करने का है। बात 2025 की करें तो 2025 में असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनने के बाद वे युवाओं और स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए एक आक्रामक और समावेशी चुनावी रणनीति पर काम कर रहे हैं। तो एक तरफ असम में आपको दिखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ गौरव गोगोई भी चुनावी मैदान में उतरकर
जनादेश के जरिए लोगों को पूरी तरह से लुभाने की आज कोशिश करेंगे। तो चलिए समझ लेते हैं कि आखिर किन मुद्दों पर असम में ये चुनाव लड़ा जा रहा है। तो कई बड़े मुद्दे हैं जिन पर असम में इस बार चुनाव लड़ा जा रहा है, जिसमें घुसपैठ का मुद्दा जो है वो काफी प्रमुखता से छाया हुआ है। लगातार घुसपैठियों की बात सामने आती रही है और घुसपैठियों को भगाने की भी बात सामने आती रही है। साथ साथ चाय बागान श्रमिकों का भी उनको पूरा मानदेय मिले उसका भी मुद्दा है। बोडोलैंड और स्वायत्तता और इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी का भी मुद्दा है। जो असम के मुद्दे हैं, बड़े मुद्दे हैं, और सबसे बड़ा मुद्दा देखा जाए तो घुसपैठियों का मुद्दा प्रमुखता से इस चुनाव में छाया हुआ है। और हेमंत बिस्वा शर्मा ने अभी कुछ दिन पहले भी घुसपैठियों के मुद्दे को एक बार फिर से दोहराया था और बोला था कि असम में घुसपैठियों की कोई जगह नहीं है। साथ ही साथ जिस तरीके से अवैध अतिक्रमण का भी एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर छाया हुआ है। जनजातीय और क्षेत्रीय राजनीति से माहौल गर्म है। महिला वोटर और कल्याणकारी योजनाओं से जनता को लुभाने की पूरी कोशिश की जा रही है। यानी तमाम तरीके के वो वोट बैंक देखे जा रहे हैं जहां से असम की जनता उनके पक्ष में वोट कर सके। राजनीतिक पार्टियों ने इस समय कमर कस लिए। पहचान और संस्कृति भी एक बड़ा मुद्दा इसलिए है क्योंकि यहाँ असम एक सांस्कृतिक राज्य है और उस सांस्कृतिक राज्य और उसकी धरोहर और उसकी परंपराओं को बचाने के लिए और उसको संरक्षित करने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां इस समय कोशिशें कर रही हैं, जोर आजमाइश कर रही हैं। बिल्कुल। और उर्मिलेश भट्ट धेमाजी, असम के धेमाजी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उर्मिलेश भट्ट, उर्मिलेश, कई मुद्दे हैं जो इस चुनाव में असम में प्रमुखता से छाए हुए हैं, लेकिन आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे और बात करेंगे अपने संकल्पों की जो कि संकल्प पत्र में कहे गए हैं, तो कहीं ना कहीं चुनाव की एक टोन सेट करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल सहला, अगर बात की जाए असम चुनाव की तो जैसे कि आपने भी दर्शकों को बताया है कि असम के विधानसभा चुनाव में वैसे तो कई मुद्दे हैं, लेकिन यहाँ पर घुसपैठिया जो है एक सबसे बड़ा मुद्दा है। जो कि आपने भी कहा कि गृह मंत्री अभी कुछ दिन पहले जब यहाँ असम के दौरे पे आए थे, चुनावी दौरे पे, तो उन्होंने यहाँ पर मुद्दा जोर शोर से उठाया था। उसके अलावा जो है यहाँ पर अगर बात की जाए तो चाय बागान में जो मजदूर हैं उनके जो है उचित मानदेय की भी बात की जा रही थी। तो इस तरीके से कहा जाए तो दूसरी तरफ कहा जाए तो स्थानीय जो मुद्दे हैं वो मुद्दे भी यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं चुनाव मैदान में है। देखिए चला कि मात्र अब कुछ दिन बचे हुए हैं जब मतदान होगा 9 तारीख के लिए। ऐसे में तमाम जो सियासी दल हैं, तमाम जो सत्ताधारी दल है या विपक्ष के दल हो, वो जो है कहीं ना कहीं वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है और महिलाओं सहित तमाम युवाओं को लेकर के और तमाम जो अन्य जो यहाँ की तमाम एक खाका खींचा है, एक रेखा खींची है जो आने वाले दिनों में अगर उनकी सरकार तीसरी बार अगर बनती है, हैट्रिक लगती है, तो वो क्या करेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने भी जो है जो अपना गारंटी पत्र दिया है, उस गारंटी पत्र में भी उन्हें जो है 5 गारंटियां दी हैं, जिसमें महिलाओं की बात की है, यहाँ की युवाओं की बात की है। इस तरीके से कह सकते हैं कि धीरे धीरे जैसे जैसे कि चुनाव अब अपने चरम पे है, क्योंकि मात्र कुछ दिन मतदान के लिए बचे हुए हैं, ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों ने यहाँ पे पूरा जोर आजमाइश लगा दिया है। वोटरों को तब चाहे महिला वोटर हो, युवा वोटर हो या फिर जो है पुरुष वोटर हो। उसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर 6 लाख से अधिक जो है युवा मतदाता है। पहली बार के जो मतदाता है उन मतदाताओं के जो है रिझाने की कोशिश तमाम राजनीतिक दल कर रहे हैं। ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे मतदान के दिन नजदीक आ रहे हैं तो निश्चित तौर से तमाम राजनीतिक दलों की कोशिश है। बिल्कुल उर्मिलेश, और महीना शुरू हो चुका है जब अप्रैल का, और अप्रैल का महीना जो है 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। असम की राजनीति इस समय गर्मा चुकी है क्योंकि महज अब कुछ दिन बाकी है, 9 तारीख को विधानसभा चुनाव होने। एक तरफ पक्ष विपक्ष आमने सामने, लेकिन विपक्षी रणनीति की बात करें, गौरव गोगोई को इस बार ये अहम जिम्मेदारी दी गई है। आज वो भी मैदान में उतरने वाले हैं, चुनावी हुंकार भरने वाले हैं। उनकी क्या रणनीति नजर आ रही है? जी अगर देखिए अभी कुछ समय पहले ही गौरव गोगोई को असम की जिम्मेदारी दी गई थी, जिस तरीके की आपने भी दर्शकों को बताया है। ऐसे में जो है ये कहा जा सकता है कि गौरव गोगोई के सामने कई सारी चुनौतियां हैं। जहां एक तरफ जो केंद्र में कांग्रेस गठबंधन है, उस गठबंधन जो है वो यहाँ पर अकेले चुनाव लड़ रही है, चाहे वो टीएमसी हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, वो जो है अकेले चुनाव मैदान में उतरी है। निश्चित तौर से गौरव गोगोई के सामने एक चुनौती है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है कांग्रेस ने स्थानीय स्तर पर जो है अपना गठबंधन किया है। हालांकि उसके साथ वामपंथी 2 वामपंथी पार्टियां भी जो है उसके साथ जो है गठबंधन में है। ऐसे में गौरव गोगोई आज चुनाव मैदान में जब उतरे हैं तो निश्चित तौर से उनकी जो 5 गारंटियां दी हैं उन गारंटियों की बात कर रहे हैं। साथ ही उनका कहना है कि अगर वो बोर असम की बात करते हैं, बृहद असम की बात वो कर रहे हैं, जबकि अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी जो गठबंधन है वो गठबंधन जो है असम संस्कृति की बात कर रहा है। असम की जो है तमाम जो असम की एक
बृहद परिकल्पना है, उस परिकल्पना असम संस्कृति की बात जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो ऐसे में देखा जाएगा कि 9 तारीख जब मतदान देने जाएंगे तो जनता जनार्दन आखिर किसको अपना जनादेश देती है, इसका पता आपको और हमको और हमारे दर्शकों को 4 तारीख पता चल पाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी नजर बनाकर रखिए, आगे भी आपसे संपर्क करेंगे ज्यादा जानकारी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब खबर पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई है। पश्चिम बंगाल में फॉर्म 6 जमा करने को लेकर सीईओ कार्यालय के बाहर भाजपा और तृणमूल समर्थकों के बीच जोरदार झड़प हुई। भाजपा ने आरोप लगाया कि बिहार और उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को बंगाल का वोटर बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसे तृणमूल ने विरोध किया। मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज अग्रवाल ने इस हंगामे को खारिज करते हुए कहा कि फॉर्म 6 केवल नए मतदाताओं के लिए है और नाम जोड़ने का अधिकार ट्राइब्यूनल के पास है। उन्होंने कहा कि यदि किसी का नाम गलत तरीके से जोड़ा या हटाया जाता है तो वो पद छोड़ने को तैयार है। उधर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्राइब्यूनल गठन में देरी पर चुनाव आयोग पर हमला किया, जिस पर सीईओ ने कहा कि राज्य सरकार ढांचा उपलब्ध कराए तो काम तुरंत शुरू किया जा सकता है। वोटर बनता है, चाहे वो 18 साल का हो, चाहे वो 60 साल का हो, चाहे 80 साल का हो। जो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे इंडिया में कहीं वोटर नहीं है, प्रथम बार जब अप्लाई करता है तो फॉर्म 6 होता है। एक बार आपका वोटर लिस्ट में नाम आ गया, अगर आप स्थानांतरण करते हैं एक स्टेट से अन्य स्टेट पे या एक कॉन्स्टिट्यूंसी से दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो आप फॉर्म 8 भरते हैं उसमें। अगर किसी का नाम कटवाते हैं तो फॉर्म 7 से कटवाते हैं, कोई मर गया, ये हो गया, तो फॉर्म 6 तो जब ही होगा आपका जब आपका जो है वोटर रोल में नाम नहीं है। और इसका वेरिफिकेशन जो है फॉर्म 6 की किसी को वोटर ऐड करने की खाली पावर ईआरओ की है, ना डीओ की है, ना सीओ की है या ईआरओ की है। जनादेश के बाद अब नया सवेरा में रुक करते कुछ और खबरों का। जी हां, कचरा प्रबंधन को और ज्यादा प्रभावी करने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। दरअसल 2016 में बने कानून की जगह आज से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 लागू हो गए हैं। आपको बता दें कि तेजी से बढ़ती आबादी और शहरीकरण के कारण कचरे की मात्रा लगातार बढ़ रही है। अगर इसे सही तरीके से प्रबंधित नहीं किया गया तो यह पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों के लिए खतरा बन सकता है। इसी को ही ध्यान में रखते हुए नए नियम बनाए गए हैं, जिनका फोकस कचरे को कम करना, उसे अलग करना और ज्यादा से ज्यादा रिसाइकलिंग करना है। नए नियमों के तहत हर नागरिक के लिए ये अनिवार्य होगा कि वो अपने घर या फिर कार्यस्थल पर ही कचरे को 4 हिस्सों में अलग करें, जैसे कि गीला कचरा, सूखा कचरा, सैनिटरी कचरा और विशेष देखभाल कचरा। गीले कचरे में रसोई से निकलने वाला कचरा, जैसे कि सब्जियों के छिलके होते हैं, बचा हुआ खाना, फल, ये सब शामिल होते हैं, जिन्हें आसानी से खाद में बदला जा सकता है। तो सूखा कचरा क्या है? जैसे कि प्लास्टिक, कागज, कांच और धातु को अलग रखकर रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाएगा। सैनिटरी कचरे को डायपर, सैनिटरी पैड और मेडिकल उपयोग की चीजें आती हैं इसमें, जिन्हें अलग पैक करने की जरूरत होती है। तो वहीं ई वेस्ट, बैटरी, केमिकल और बल्ब जैसे जो खतरनाक कचरा है और उसे विशेष देखभाल की जरूरत होती है, इसे अलग तरीके से रखा जाना चाहिए, जिसे सामान्य कचरे में मिलाना पूरी तरह से मना होगा, क्योंकि इससे कई नुकसान भी हो सकते हैं। तो नए नियमों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कचरा प्रबंधन की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल किया जा रहा है। तो आज से कचरा प्रबंधन को लेकर जो नए नियम हैं वो आपने सुने। आप इन नियमों को ध्यान में रख लीजिए और इन नियमों का पालन करिए। आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सल विरोधी अभियान के बीच बड़ी सफलता मिली है। बस्तर क्षेत्र में माओवादी विचारधारा के प्रति घटते विश्वास के बीच 5 सक्रिय नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। मुख्य धारा में लौटने वाले इन नक्सलियों में 4 महिला नक्सली भी शामिल हैं, जो लंबे समय से विभिन्न वारदातों में सक्रिय रही थीं। आपको बता दें कि इस मौके पर बस्तर रेंज के आईजी पी सुंदरराज ने कहा कि क्षेत्र में अब माओवादी संगठन पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं और उनकी पकड़ कमजोर हो गई है। तो कल का वो दिन था 31 मार्च 2026। संभाग के अंतर्गत माओवादी संगठन का अभी बिल्कुल कोई भी ऑर्गेनाइज्ड स्क्वाड एक्टिव नहीं है।
लगभग पूरा माओवादी संगठन का स्ट्रक्चर ध्वस्त हो चुकी है। कुछ गिने चुने जो सिंगल डिजिट में जो कैडर्स अभी भी अगले 24 घंटे उनके पास समय है, उसमें भी वो लोग कहीं ना कहीं प्रयासरत है मुख्य धारा में आने के लिए, उसके माध्यम ढूंढ रहे हैं। हम उनके लिए भी अपील करते हैं तो सही समय पर सही निर्णय लेकर जल्दी मुख्य धारा में आना उचित और बेहतर होगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और कल का दिन 31 मार्च 2026 का था जब कहा गया था और गृह मंत्री अमित शाह ने भी लोकसभा में बड़ा बयान दिया था कि नक्सलवाद को जड़ से खत्म कर दिया गया है। और अब जो पूर्व नक्सली कोसा जो मुख्य धारा में शामिल होकर पुलिस विभाग में काम कर रहे हैं, कहते हैं कि जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए हथियार उठाए थे, लेकिन अब समाज का हिस्सा बनकर खुश है। 2010 में पहले नक्सली आए थे, तो शहर में आए थे, तो उसके बाद गांव में आते थे नक्सली। उस समय 2010 में मैंने नक्सली में भर्ती हुआ था। नक्सली में वही वहाँ आते थे, फिर जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए वहाँ आके मीटिंग करते थे नक्सली। अभी यहाँ अच्छा लग रहा है। पहले वहाँ जंगल ढूंढते थे, कुछ नहीं मिलता था, पैसा खाना वाना सही नहीं मिलता था। अब यहाँ आए तो अच्छा, उन लोग भी जो भी जंगल में भटक रहे हम लोग भी आए, उनके द्वारा में जोड़े। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए नया सवेरा। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और अब बात करेंगे समाचार पत्रों में प्रकाशित मुख्य और दिलचस्प खबरों की प्रेस रिपोर्ट में। तो सबसे पहली खबर हम ले रहे हैं जो कि मौसम से जुड़ी हुई है और ये जनसत्ता समाचार पत्र से हम उठा रहे हैं। गर्मी सताएगी और लू के थपेड़ों की जो बढ़ी हुई संख्या है वो भी झुलसाएगी। पूर्वी मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ एक हिस्सों और दक्षिणी पूर्वी प्रायद्वीप में अप्रैल से लेकर जून के बीच में जो है आपको भीषण गर्मी और तापमान का सामना करना पड़ सकता है। ये IMD ने मंगलवार को अपने मासिक पूर्वानुमान में इस बात को कहा है। तो अप्रैल से लेकर जून के बीच देश के कई एक हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य या फिर सामान्य से कम रहने का अनुमान है। और विभाग ने यह भी बताया कि पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत के अधिकांश हिस्सों में, मध्य भारत के पूर्वी भागों और उससे सटे प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। और जिस दूसरी खबर की हम बात कर रहे हैं ये प्रकाशित हुई है दैनिक जागरण में और ये कह रही है कि दिल्ली की सड़कों की तस्वीर बदलने वाली है। जी हाँ, जो भविष्य में आप देखते थे या सपनों में देखते थे वही दिल्ली की सड़कें अब आपको दिखने वाली, क्योंकि एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है जिससे दिल्ली की सड़कों का चेहरा बदलने वाला है। पैदल यात्री और नाइट इकोनॉमी पर फोकस रहने वाला है और जो पहला चरण है उसमें राजधानी के 5 व्यस्त रूटों पर काम होने वाला है। और ये जो बदलने वाली है तस्वीर वो ये है कि एक ट्रांजिट कॉरिडोर के रूप में इसको देखा जाएगा, जहाँ ग्रीनरी ज़्यादा होगी, हरित, पैदल यात्रियों के अनुकूल और साथ ही साथ जिस तरीके से आपको जब आप चलते हैं तो आपको समझ नहीं आता कि सड़क है या पेडेस्ट्रियन एरिया है, तो अब बाइफर्केशंस होंगे और इसके नियमों का पालन करना होगा। और कागज से सड़क तक का सफर दिल्ली में हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन इसी चुनौतियों को पार करने के लिए अब नई तस्वीर दिल्ली सरकार जो है वो लेकर आने वाली है बहुत जल्द। और एक और इंटरेस्टिंग खबर जो कि हम नव भारत टाइम्स से लेकर आए हैं, तमाशे भले थम गए हों पर बाजीगरों की बोलियां अब जिंदा रहेंगी। जी हां, अब इंटरनेट पर गूंजती हुई दिखाई देगी घुमंतू और खानाबदोश समुदायों की आवाज़। जी हां, भोपाल से खबर है, कभी गलियों में गूंजने वाले मदारी आया पुकार अब जो है यादों में सिमट कर रह गई। अब देखने को नहीं मिलते ऐसे मदारी, लेकिन इन आवाज़ों को फिर से जिंदगी देने का एक खूबसूरत कोशिश की गई है। घुमंतू कलाकारों, मदारी समुदायों की खत्म होती भाषाओं को बचाने के लिए टीम ने 1800 शब्दों की डिजिटल टॉकिंग डिक्शनरी तैयार की है जो जल्दी ही ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगी। तो समाचार पत्रों में ये दिलचस्प और प्रमुख खबरें हम आपके लिए लेकर आए थे। आइए अब आगे बढ़ लेते हैं नया सवेरा में और दुनिया भर की कुछ खास खबरें देख लेते हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ताजा बयान में कहा है कि अमेरिका जल्दी ही ईरान से अपनी सेना वापस बुलाने की प्रक्रिया शुरू कर देगा। यह भी कहा है कि अमेरिका को संघर्ष खत्म करने के लिए ईरान के साथ किसी समझौते की जरूरत नहीं है। We're finishing the job, and I think within maybe 2 weeks, maybe a couple of days longer, to do the job,
but we want to knock out every single thing they have. Now, it's possible that we'll make a deal before that, because we'll hit bridges, and we've hit some. We'll hit some bridges. We've got a couple of nice bridges in mind. But if they come to the table, that'll be good. But it doesn't matter whether they come or not. We've set them back. It'll take 15 to 20 years for them to rebuild what we've done to them. तो एक महीना पहले जब ईरान इजराइल का युद्ध शुरू हुआ था, संघर्ष शुरू हुआ था, तब ट्रंप ने कहा था कि ये युद्ध 3 से 4 हफ्ते चलेगा और एक महीना पहले ही बीत चुका और अब ट्रंप का नया बयान आया है जिसमें ये और कह रहे हैं कि 3 से 4 हफ्ते बाद अमेरिकी सेना ईरान छोड़ देगी। और वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका के साथ सीधे वार्ता की संभावना को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। अरागची ने अमेरिका को चेतावनी भी दी है और कहा है कि ईरान अमेरिका के संभावित जमीनी हमले के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। अरागची ने दावा किया कि अमेरिका की सेनाओं ने पहले ही अपने रडार, विमान और ईंधन टैंकरों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा लिया है और साथ ही साथ हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर कहा कि यह मार्ग फिलहाल उन देशों के लिए बंद है जो ईरान के साथ युद्ध में है, लेकिन मित्र देशों के जहाजों को सुरक्षित मार्ग प्रदान किया जा रहा है। उनका कहना था कि युद्ध के बाद इन जल मार्ग की स्थिति ईरान और ओमान द्वारा तय की जाएगी। आगे बढ़ेंगे। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का आर्टेमिस 2 मिशन आज लॉन्च किया जाएगा। कैनेडी स्पेस सेंटर पर लॉन्चिंग की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। तो बिल्कुल आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत ये पहला ऐसा मिशन होगा जिसमें इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इस मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्री लगभग 10 दिन की यात्रा पर चंद्रमा के चारों ओर जाएंगे। आर्टेमिस 2 मिशन खास इसलिए भी है क्योंकि अपोलो कार्यक्रम के बाद पहली बार इंसान लो अर्थ ऑर्बिट से बाहर यानी पृथ्वी की निचली कक्षा से परे यात्रा करेंगे। इस मिशन में नासा के अंतरिक्ष यात्री रीड वाइसमैन, विक्टर ग्लोवर और क्रिस्टीना कोच और कनाडाई अंतरिक्ष यात्री जेरेमी हैंसेन शामिल होंगे। आर्टेमिस 2 मिशन में कई अहम सिस्टम का परीक्षण किया जाएगा और ये जो परीक्षण किया जाएगा उसमें ये शामिल है इमरजेंसी प्रक्रियाएं, रेडिएशन से सुरक्षा और लेजर आधारित एडवांस कम्युनिकेशन तकनीक। ये मिशन भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जिसमें चंद्रमा पर मानव मिशन और आगे चलकर मंगल ग्रह तक जाने की तैयारी में शामिल है। और अब खबरें अराउंड द वर्ल्ड की। रूस के मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान क्रैश होने से 29 लोगों की मौत हो गई है। मंगलवार देर रात ये विमान क्रीमिया प्रायद्वीप के ऊपर एक निर्धारित उड़ान पर था, तभी उसे संपर्क टूट गया। तो रूस में मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान क्रैश हो गया है। और क्यूबा में बिजली संकट के बीच रूसी तेल का पहला शिपमेंट मंगलवार को क्यूबा के मातांजास खाड़ी में पहुंचा और इस शिपमेंट में 7 लाख बैरल रूसी ओरेल क्रूड का ईंधन था। रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष के बीच शांति प्रयासों को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने संकेत दिया है कि यदि रूस यूक्रेन के ऊर्जा बुनियादी ढांचों पर हमले रोकता है तो यूक्रेन भी जवाबी कार्रवाई को रोकने के लिए तैयार है। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे एक दिन एक उत्सव की। नागालैंड के कोन्याक जनजाति का प्रमुख उत्सव आओलेआंग है। यह हर साल अप्रैल के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। ये उत्सव नागालैंड में नए कृषि वर्ष के आगमन का प्रतीक माना जाता है। 6 दिनों तक ये त्योहार चलता है, जिसमें फसल की बुवाई के बाद नई उम्मीदों के प्रतीक के तौर पर इसे देखा जाता है। नागालैंड के मॉन जिले में झूमते नाचते थिरकते लोग नववर्ष के आगमन की खुशी में आओलेआंग त्योहार मना रहे हैं। कोन्याक जनजाति का एक रंगीन और जीवंत उत्सव आओलेआंग नई फसल के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। आओलेआंग उत्सव 1 से 6 अप्रैल तक 6 दिनों तक चलता है। इसे बड़े धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है।
उत्सव का हर दिन का अपना महत्व, रीति रिवाज और उल्लास होता है। इस खास मौके पर पारंपरिक नृत्य, लोकगीत और स्थानीय खेलों का आयोजन होता है। लोग रंग बिरंगे पारंपरिक परिधान पहनकर खुशी और जश्न मनाते हैं। कोन्याक पुरुषों की पारंपरिक योद्धा वेशभूषा आओ लियांग उत्सव का खास आकर्षण होता है। पंखों से सजे हेडगियर, पारंपरिक आभूषण और ऐतिहासिक पहचान को दर्शाते ये परिधान इस जनजाति की गौरवशाली विरासत को दर्शाते हैं। उत्सव के अहम हिस्से के रूप में पुरुषों द्वारा अपने पूर्वजों को सम्मान देने के लिए पारंपरिक बंदूकों से औपचारिक फायरिंग करने की भी परंपरा है। आओ लियांग पर्व सिर्फ एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं, बल्कि सामाजिक मेलजोल का भी महत्वपूर्ण अवसर है। परिवार और समुदाय एक साथ मिलकर पारंपरिक व्यंजनों के साथ भव्य भोज का आनंद लेते हैं। इसके साथ ही स्थानीय हस्तशिल्प और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां इस उत्सव को और भी खास बनाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब खबरें देखते हैं खेल जगत से स्पोर्ट्स टाइप में। 4 बार की विश्व चैंपियन इटली लगातार तीसरी बार फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने में असफल रही है। इटली को बोस्निया और हर्जेगोविना ने पेनल्टी शूटआउट में शिकस्त दी। तुर्की ने 24 साल बाद फीफा वर्ल्ड कप में जगह बना ली है। प्लेऑफ मुकाबले में तुर्की ने कोसोवो को 1-0 से हराने में सफलता पाई। अब इस साल ग्रुप सी में उसका मुकाबला ऑस्ट्रेलिया, पैराग्वे और सहमेजबान संयुक्त राज्य अमेरिका से होगा। कूपर कोनोली की नाबाद अर्धशतकीय पारी की मदद से पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 3 विकेट से हराकर जीत से शुरुआत की है। कोनोली ने 44 गेंदों पर 5 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 72 रन की पारी खेली। आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स की भिड़ंत लखनऊ सुपर जायंट्स से होगी। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा। फिडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के तीसरे राउंड में भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा को उज्बेकिस्तान के जावोखिर सिंदारोव से हार का सामना करना पड़ा है। वो फिलहाल तीसरे स्थान पर बने हुए हैं। और नया सवेरा में अब लेते हैं मौसम की जानकारी।
और यहाँ आपने ग्राफिक्स के जरिए जाना आपके शहर के मौसम का हाल। जम्मू कश्मीर का हाल आपको बता देते हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के भद्रवाह में ताज़ा बर्फबारी के बाद गुलडांडा पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन गया है। बसंत ऋतु में हुई इस दुर्लभ बर्फबारी का आनंद लेने के लिए देश भर से बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पर पहुंच रहे हैं और बर्फबारी का आनंद उठा रहे हैं। तो दुनिया में कई जगहों पर इन दिनों ट्यूलिप की बहार है। तो चलिए नया सवेरा में आज आपको स्विट्जरलैंड का ट्यूलिप फेस्टिवल दिखाते हैं। बिल्कुल, यहाँ मोर्गेस शहर में ये फेस्टिवल मनाया जाता है, जहाँ पर करीब 1.5 लाख रंग बिरंगे ट्यूलिप टूरिस्टों को अपनी ओर खींच रहे हैं। आप देखिए झलकियाँ और मुझे भावना और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।